भूतपूर्व प्रवक्ता and lecturer and retired as a principal in Mathura. Now I am teaching to the students of CBSE board, inter board, BSc key students, etc. Now today I am teaching you growth movements. ग्रोथ मोमेंट्स होता है मेरिस्टेम के द्वारा, और जो मेरिस्टेम होते हैं वो कई टाइप के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंट्रैक्युलर मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर जड़ तने के शीर्ष पर उपस्थित होता है और यह पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। इंट्रैक्युलरी नोड और इंटरनोड्स पर होता है और यह दूब घास वगैरह में पाया जाता है। इसके बाद जो लेटरल मेरिस्टेम है, इसके द्वारा पौधे की मोटाई बढ़ती है तथा कैम्बियम बनता है। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट इज सेल फॉर्मेशन, सेकेंड इज फेज ऑफ सेल इलोंगेशन, थर्ड फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। कोशिका निर्माण अवस्था में आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है, फिर 2 साल, फिर सेल कई सेल बनती हैं, फिर सेल इलोंगेशन में वैक्यूल बन जाती है, सेल मैच्योरेशन में जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं। ग्रोथ रेट जो होती है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिकल ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में आप देख रहे हैं पहले सेल डिवीजन होता है, फिर 2 डिवीजन, फिर 4 डिवीजन, फिर बहुत सारे डिवीजन फिर होते रहते हैं, और इसमें LT बराबर होता है L जमा RT, L बराबर लेंथ और L बराबर लेंथ ऑफ द बिगिनिंग, R इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। इस प्रकार की वृद्धि प्राय जड़ वेतनम देखी जा सकती है। इस वृद्धि को निश्चित दर से लंबाई में वृद्धि करें जड़ से दिखाया जा सकता है। किसी अंग की लंबाई वृद्धि का समय रहने वाली सभी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता होती है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में आप देख रहे हैं डायग्राम में, पहले सेल से डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन बढ़ती चली गई। इट मीन्स इट इज ज्योमेट्रिकल डिवीजन। ज्योमेट्रिकल डिवीजन में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि इधर आपका सिग्मोइड ग्रोथ आ रही है और इधर है टाइम, इधर है ग्रोथ, इसे हम देख सकते हैं। अतः इसमें शुरू का पीरियड इनिशियल लैग फेज होता है, सेकंड मिडिल लोगरिथम फेज होती है, थर्ड लास्ट स्टेशनरी फेज। वृद्धि के लिए दिशाएं, कंडीशन फॉर ग्रोथ, फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट टेम्परेचर, देन लाइट, देन stress factors, then nutrients, then oxygen, then gravity. Now we proceed differentiation and re-differentiation. पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट वगैरह। टेम्परेचर भी बहुत 20 से 30 तक होता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है। प्रकाश भी मिडिल टाइप का होना चाहिए। ग्रेविटी जड़ के लिए ज़रूरी है और तनाव कारक स्ट्रेस के फैक्टर्स भी काम करते हैं। बीज के अंकुरण के लिए पहले फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, फिर सेल डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन होता है, फिर डिफरेंशिएशन। हम देखते हैं डायग्राम में, यू आर लुकिंग द डायग्राम। यहाँ आप देखते हैं कि ये सेल बढ़ने से लीव्स बन गई हैं। अब लीव्स डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, फिर डिफ्रेंशिएशन हो गया है, फिर बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएशन हो गया है। नाउ इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुक्को भैया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कई टाइप के होते हैं। नंबर 1 इंडोल एसिटिक एसिड IA, नंबर 2 इंडोल पायरुविक एसिड, नंबर 3 इंडोल एसिटाल्डिहाइड,
नंबर 4 इंडोलेस्टिक एसिड IBA। नंबर 5 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो इंडोलेस्टिक एसिड है इसमें Cl आयन होता है, CH2COH होता है, इसमें CH2COH होता है, इसमें CH2COH होता है, H होता है। नंबर 2 जिबरेलिक एसिड। नंबर 2 साइटोकाइनिन, काइनेटिन एंड जिएटिन। नंबर 3 एब्सिसिक एसिड्स। नंबर 4 इथाइलिन। इनमें सबसे पहले है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में साइंटिस्ट ने पहले पता लगाया। इसको सर्वप्रथम स्टेलिंग ने देखा 1966 में। इसमें एकसौरी जंतुओं में टेक्टलाइस ग्रंथ द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और विशेष क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहुंचकर वृद्धि एवं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक को प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते। इन पदार्थों को ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। हार्मोन्स अन्य पदार्थों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अदर सब्सटेंस इन हार्मोन्स। हार्मोन्स की तरह दूसरे पदार्थ भी काम करते हैं जिनको ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो इसमें देखते हैं कि लाइट एक दिशा में डालें कोलियोपोटाइल पर तो ये लाइट की दिशा में मूवमेंट करता है, यानी यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नाम का कोई ऑक्सीजन नाम का सब्सटेंस बना है। नाउ हम सी डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। डार्विन ने कैनेरी ग्रास में इसकी कोलियोपोटाइल के ऊपर लाइट डाली। लाइट डालने पर फिर ये इसका स्टम्प हटाया तो लाइट डालने पर ये काम करता है। अगर इस स्टम्प को काटने पर इसके ऊपर डाल देते हैं तो लाइट डालने पर ये मूवमेंट करता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट। बॉयसन एंड जेंसन ने देखा कि यदि प्रांकुर चोल के मुंड को काटकर फिर से कटे भाग पर रख दिया जाए अथवा दोनों के बीच जिलेटिन अथवा अगर आकार तक पीछे रखा जाए तो ये एक साइड में पकड़ जाए तो ये सील अगर देखते हैं काम करते हैं कि इसमें कोई सब्सटेंस बना है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर माइका प्लेट रख दी जाए और लाइट डाली जाए तो लाइट की तरफ मूवमेंट होता है। इसको अर्थात इसके अंदर ऑक्सीजन नाम का सब्सटेंस बनता है। वेंट ने एग्नेसेटाइवा में देखा कि कोलियोपोटाइल का स्टम्प काट कर उसके ऊपर आकार रख दिया जाए तो उन छोटे टुकड़ों को रूट पर इसेंट्रिक रखने से उनके अंदर मूवमेंट हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोलियोपोटाइल में अपेक्स से रासायनिक पदार्थ आकार के टुकड़ों में आ गया था। वेंट के दूसरे प्रयोग में जई कि कोलियोपोटाइल में स्टम्प को आकार के टुकड़ों को जिनके बीच में अवरक की काली प्लेट लगा दी गई, पतली प्लेट लगी थी, जिससे स्टम्प आधा दोनों टुकड़ों पर हो गया। इनके डालने पर रासायनिक पदार्थ 55% होता है और एक दिशा में विकृत हो जाता है और 35% अप्रकाशित भाग में होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये कोलियोपोटाइल है, इसको काटा है, एक साइड में रखा है तो ये प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इसमें फिर प्राइमरी बनती है। अगर ब्लॉक रखते हैं तो उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि अगार की प्लेट में लाइट डालने पर ऑक्सीजन और एक साइड में ऑक्सीजन कम होता है, एक में ज़्यादा होता है। एक में ऑक्सीजन 65% अंधेरे में और लाइट में 35% होता है। अगर इसको अगार ब्लॉक पर रख दिया जाए तो माइका प्लेट बीच में रख दी जाए तो कोलियोपोटाइल के अंदर अगार ब्लॉक बनता है और ऑक्सीजन 65% में बनता है। ऑक्सीजन की वृद्धि नियंत्रण कार्य, ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। कई फंक्शन ऑक्सीजन के होते हैं जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस, एब्सिशन, पार्थेनोकार्पी, वीडिसाइड्स और रूट डिफ्रेंशिएशन, लॉजिंग ऑफ क्रॉप्स, एंडोर्मेंसी।
हम देखते हैं कि जियोट्रोपिज्म में कोलियोपेटाइल जो होता है उसके पार्ट में ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है और नीचे की ओर लेस ग्रोथ होती है, अर्थात मोर ग्रोथ होती है ड्यू टू ऑक्सीजन। और फोटोट्रोपिज्म में हम देखते हैं कि लाइट डालने पर एक तरफ मूवमेंट करता है और उससे मूवमेंट होने लगता है। एपिकल डोमिनेंस में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, पौधे के तने के शीर्ष पर स्थित कलिका पार्श्व पक्षीय कलिकाओं की वृद्धि को रोकती है। शीर्ष कलिका के इस प्रभाव को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। यदि मुख्य तने पर लगी एपिकल बड को काट दिया जाए तो एक्सिलरी बड में वृद्धि होने लगती है। यही कारण है कि माली चार दीवारी के रूप में लगी मेहंदी वन्य झाड़ियों को काटना पड़ता है और एपिकल डोमिनेंस की क्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन का होना। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये इज एपिकल बड, दे आर लेटरल बड्स inhibited by apical bud, then decapitated, then you see agar block and we see the growth in plant. Tomorrow I will discuss the next function of oxygen. Okay, bye bye, टाटा। कोई आपको दिक्कत हो तो बताइए, कोई परेशानी हो तो बताइए, ऑनलाइन मुझसे कुछ पूछना है पूछिए, और जो आप ऑप्शन लेना चाहते हैं IAS PCS में, और अगर जिसको 100% मार्क्स लेने वाला में, तो मुझसे पूछिए कि क्या करना चाहिए। ओके, बाय बाय, सी यू। कुक्कू भाई, ओ कुक्कू, अरे हो गया, हाँ कर दिया, लाइक कमेंट जरूर शेयर करें भाई। कर दिया भाई, कर दिया। यार राइट।